ठीक है। तो वीडियो पता नहीं अपने आप पॉज हो गई। तो मैं कहाँ पे था कि अगर इसका 5% से ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है ना, इसकी ब्रोमोसेफेथिलिन की सीरम के अंदर आफ्टर द 45 मिनट्स, तो हम बोलेंगे कि यार लीवर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, वो ढंग से साफ़ नहीं कर पा रहा है, उसका ढंग से एक्सक्रीटरी सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो लिखा क्या है, एनी इम्पेयरमेंट इन लीवर फंक्शन कॉज एन इंक्रीज रिटेंशन ऑफ द डाई। ऑब्वियस सी बात है ना, जब घर में ढंग से सफाई नहीं हो पाएगी तो गंदगी बढ़ जाएगी, है ना, इस टाइप से। चलो ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला किस्सा क्लियर हो गया हम लोगों को, ये वाला हमने देख लिया। अब नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, बिलिरुबिन। हम देखते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का काउंट, है ना, बिलिरुबिन का काउंट, डायरेक्ट टोटल बिलिरुबिन। इससे हम क्या चीज़ समझ सकते हैं कि इससे क्या बीमारी है पेशेंट को, है ना, इससे हम क्या इंटरफ्रेंस निकाल सकते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा उससे पहले कि डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, क्या दोनों एक ही बात है ना, और वाटर सोल्यूबल कौन होगा, है ना, फिर अनकॉन्जुगेटेड कौन होगा, इनडायरेक्ट क्या होगा, क्या मतलब है इन सब का। तो इन्हें पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे ये टॉपिक एक अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन कैसे, मतलब इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, टूट कैसे रहा है, हीमोलाइसिस कैसे हो रहा है ना, वहाँ पढ़ा जाता है टॉपिक। बट अभी हम इसको एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जो काम पड़ेगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो मान लीजिए हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का ना 120 दिन का लाइफ स्पान पूरा हो गया, ठीक है। तो वो स्प्लीन में गई, रेटिकुलो एंडोथेलियन सिस्टम में गई, और वहाँ पे क्या हुआ, वो टूट गई। तो हीम अलग हो गया और ग्लोबिन पार्ट अलग हो गया। ये तो वापस से रीयूज़ हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे इसको, प्रोटीन है ये तो, है ना। और जो हीम हुआ, हीम में से हमने आयरन को निकाल लिया, और क्या बच गया, फिर बिलीवर्डिन बचता है। बिलीवर्डिन से बिलिरुबिन बच गया, है ना। हम बिलिरुबिन पे आएंगे, ठीक है। जो ये वाला बिलिरुबिन है उसका नाम होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और मज़े की बात पता है क्या है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो मेरी बात समझो, जो ये वाला बना बिलिरुबिन ये कैसा है गाइज, वाटर इनसॉल्युबल है। अभी वाटर इनसॉल्युबल है और इसे ट्रैवल करना है, कहाँ तक जाना है, लीवर तक जाना है। आप खुद सोचो, हमने जब फैट में पढ़ा होगा, फैट है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, उसे ट्रैवल करना है, वो तो लिपिड है, वो तो वाटर इनसॉल्युबल है, तो वो कैसे ट्रैवल करता था, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन पढ़ते हैं उसमें हम ट्रैवल करने के लिए। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये बिलिरुबिन जो कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, उसे ट्रैवल करना है, तो उन्हें एल्ब्यूमिन की हेल्प ली, प्रोटीन की हेल्प ली, प्रोटीन ने इसे ट्रैवल करा दिया, है ना, सेम एज लिपोप्रोटीन, ठीक है। हाँ, और ध्यान रखना, इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक ही चीज़ के 3 नाम हैं, क्या क्या, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, नाम नहीं एक्चुअली में, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है ना। तो 2 नाम हो गए इस वाले बिलिरुबिन के जो यहाँ पे बन रहा है, ब्लड में ट्रैवल कर रहा है। कौन कौन सा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। अब ये ट्रैवल कर रहा है कहाँ पहुँच के, लीवर में इसको अंदर डाल दिया, किसको, बिलिरुबिन को, और एल्ब्यूमिन बाहर रह गया। काम सिर्फ एल्ब्यूमिन का इतना था कि ट्रांसपोर्ट करना है, किसका, बिलिरुबिन का, क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। अब अंदर ये क्या आ गया, आप बोलोगे ये आ गया बिलिरुबिन, है ना। कौन सा वाला है ये, सेम अनकॉन्जुगेटेड। अब यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, वो एंजाइम आता है, वो मैं याद नहीं करना, बट यहाँ पे ग्लूकोरोनिक एसिड ऐड करा, एक एसिड इसमें ऐड कर दिया, और कैसा बना दिया ये, कॉन्जुगेटेड। कैसा बन गया बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, है ना। एंजाइम याद करना है, नहीं करना अभी इस लेक्चर में, तो एटलीस्ट याद नहीं करना है, जब हम वो पढ़ेंगे वहाँ पे मैं बता दूंगा कैसे याद करेंगे और क्यों है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। तो इससे बोलेंगे हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन। ये क्या है, ये क्या हुआ, वाटर सॉल्युबल है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल हो गया। अब ये लीवर के अंदर बना, ठीक है। अभी बाइल डक्ट के थ्रू जाएगा, इंटेस्टाइन बाइल डक्ट खुलती है, ठीक है, और वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ गया, वो कन्वर्ट, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, है ना, फाउना होते हैं वहाँ पे आपके इंटेस्टाइन वगैरह में, वो इसे कन्वर्ट कर देंगे यूरोबिलिनोजन में, और स्टर्नोक्लोबिलिनोजन कहाँ आ जाएगी, फेसिस से बाहर आ जाएगी, है ना, स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगी, ठीक है। और यूरोबिलिनोजन आपका पोर्टल हेपेटिक सिस्टम से, एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन से कहाँ से एक्सीट आउट होगा, किडनी से, और कुछ हिस्सा वापस से लीवर में लौट जाएगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा क्विक रिवीजन कराया है इस टॉपिक का, अदरवाइज़ ये टॉपिक यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला होता, यहाँ पे मैं सीधे बोलता आपसे टोटल ये होता है डायरेक्ट, ये होता है इनडायरेक्ट, बट एक आइडिया पड़ जाएगा ना इसका, तो आपको समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बातें समझ में आनी चाहिए आपको कि डायरेक्ट बिलिरुबिन कहाँ बना, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। ये 2-3 बातें पता होंगी
तो हेल्प होगी आपको, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो इस टॉपिक पे हम बार बार आएंगे, इस लेक्चर में भी पीछे वापस आएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे कि हिपैटिक जॉन्डिस कैसे पता लगाएंगे, कैसे क्या क्या पता लगाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर कॉमन सेंस लगाया जाए, ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर कौन सा वाला बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। अगर आप पूछूं मैक्सिमम क्या होगा, आपसे मैंने बोला इनडायरेक्ट वाला ज़्यादा होगा या डायरेक्ट वाला ज़्यादा होगा, आप बोलोगे इनडायरेक्ट। क्यों? देखो दिख भी रहा है आपको, ये ब्लड के अंदर ही देखो ट्रैवल हो रहा है पूरा, है ना, दिख भी रहा है। और इनडायरेक्ट वाला कहाँ है? लीवर में, बाइल डक्ट से इधर जा रहा है, हल्का फुल्का ही क्या है, ब्लड में है। ठीक है, हल्का फुल्का ही ब्लड में है। लेकिन एक गिवन टाइम में आपके ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी होगा और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी होगा, बट फ़र्क इतना होगा, जो अनकॉन्जुगेटेड होगा ना वो ज़्यादा होगा। दिख भी रहा है हमको, साफ साफ दिख भी रहा है, समझ में भी आ रहा है। देखो यहाँ पे इस जगह ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है आपको? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसका एक और नाम क्या है? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसका हेल्प लेंगे। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे? हमारा जो मेन टास्क तो यही है ना, हम पढ़ क्या रहे हैं? LFT का मतलब यही है पता लगाओ कि लीवर मतलब क्या कैसे काम हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, LFT में हम पहला मेथड कैसे एस्टिमेट करेंगे? पहला यहाँ पे आएगा मेलो एल्विन मेथड, पता नहीं नाम याद रखने में कुछ दिक्कत नहीं है, नाम याद करो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे, इसमें होगा क्या, मैंने एक पेशेंट का सीरम सैंपल लिया, मतलब कि ब्लड सैंपल लिया, सीरम देख रहे हैं। ठीक है, उस ब्लड सैंपल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो, क्या उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, ओके, हाँ, क्या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन? हाँ बिल्कुल होगा, है ना। एक अच्छा सैंपल है, लिया, उसमें मैंने एक रिएजेंट डाला, रिएजेंट का नाम है सल्फेनिलिक एसिड, NaNO2 और HCl। एक दो बार अच्छे से लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और रिएक्शन को होने दिया। अब क्या होता है, रिएक्शन जब होती है तो हमारे पास दो हैं, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, वो कैसा है? वाटर इनसॉल्युबल, तो वो एक्वस मीडियम में ऐसे वो रिएक्शन नहीं देगा, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एजो बिलिरुबिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एजो बिलिरुबिन के अंदर। तो अगर मैं देखूँ, आपका जो ये वाला सीरम सैंपल था, मैंने ये रिएजेंट्स डाले, इसके बाद इसके अंदर क्या बचा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड वाले ने क्या दे दिया? एजो बिलिरुबिन बन गया, है ना, एजो बिलिरुबिन बन गया। और फिर क्या कलर आया इससे? पर्पल कलर आया। क्या कलर आया गाइस? पर्पल कलर आया। लेकिन मज़े की बात समझना मेरी बात को, कि जो पर्पल कलर आया है ये किसकी वजह से आया है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इस समय पे? तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो कि डायरेक्ट बिलिरुबिन है, जो कि क्या है? डायरेक्ट बिलिरुबिन है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ने तो रिएक्ट किया ही नहीं है, क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वो एक्वस मीडियम में ऐसे रिएक्शन नहीं देगा। और ये कितनी जल्दी हो? 30 सेकंड के अंदर हो जाता है। और इस रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, ये पूछते हैं आपसे, वेंडनबर्ग रिएक्शन, है ना। आप बताइए क्या है वेंडनबर्ग रिएक्शन? तो ये रिएक्शन ओवरऑल है जिसके अंदर बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट होता है? एजो बिलिरुबिन के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करते हैं, जितना ज़्यादा ये कलर होगा, इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर, कौन सा कलर? पर्पल कलर, है ना, उस हिसाब से उसकी हमने वैल्यू बना रखी होगी। ज़्यादा पर्पल होगा तो ज़्यादा बिलिरुबिन होगा, कम पर्पल होगा तो कम बिलिरुबिन होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ द कलर, है ना, उस हिसाब से हम वैल्यूज़ कुछ निकाल लेते हैं, कुछ पेपर में होगा, ग्राफ में होगा, उस हिसाब से हम मैच कर लेंगे और आ जाएगी वैल्यूज़ कलर की इंटेंसिटी को देखते हुए। ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसी आएंगे। ठीक है, अब इस बार क्या करा मैंने, इस बार क्या किया, देखो इस बार मैंने सीरम सैंपल लिया। हाँ बिल्कुल लिया, सीरम सैंपल लिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों प्रेजेंट होंगे। बट इस बार ना मैंने अल्कोहल भी डाल दी। अल्कोहल से क्या होगा इस बार? आपका जो ये अनकॉन्जुगेटेड वाला है ये भी रिएक्शन देगा, थोड़ा धीरे धीरे देगा लेकिन रिएक्शन देगा। और इस बार जो एजो बिलिरुबिन, जो पूरा पर्पल कलर आया है ना, वो दोनों की वजह से आएगा, दोनों की वजह से, कॉन्जुगेशन की वजह से, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से भी और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से भी, है ना। ये थोड़ा टाइम लेगा, हाँ 30 मिनट्स टाइम लेगा, लेकिन दोनों की वजह से आएगा। पहले बार में क्यों नहीं आया? बिकॉज वहाँ पे हमने अल्कोहल नहीं डाली थी, तो ये तो ख़राब ही हो गया, इसने रिएक्शन दी ही नहीं। बट इस केस में क्या हुआ, हमने अल्कोहल डाली, तो इस वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ने भी पर्पल कलर दिया। तो इस बार अगर मैं बोलूँ आपसे पर्पल कलर कौन कौन दे रहा है, तो आप बोलोगे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो हमने बोला इसको टोटल बिलिरुबिन। पिछली बार क्या था, सिर्फ किसकी वजह से आ रहा था? डायरेक्ट बिलिरुबिन,
डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, अब हम बोलेंगे हम कैसे नॉर्मल वैल्यूज़ देखते हैं। चलो, तो हमने जब नॉर्मल वैल्यूज़ देखी है ना, याद कर लेना चाहिए इसको। डायरेक्ट बिलिरुबिन कितनी आई है, 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। टोटल की वैल्यू निकल के आई कितनी, 0.1 से 1.2। लेकिन इनडायरेक्ट कहाँ से निकालें, क्वेश्चन तो ये है। पहले वाले टेस्ट से मैंने क्या निकाली, पहले वाले टेस्ट से मैंने निकाली वैल्यू कॉन्जुगेटेड, मतलब डायरेक्ट वाले की निकालनी वैल्यू कि जितना पर्पल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से आया है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। दूसरे वाले से मैंने निकाली टोटल। अब सिंपल सी बात है ना, टोटल में से अगर हम डायरेक्ट को माइनस कर दें क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट। तो कॉमन सेंस है, तो इनडायरेक्ट हम ऐसे निकालते हैं, कैलकुलेटेड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो पूछ लेना दोबारा मेरे से। ठीक है, चलो अब मेरी बात समझो, कुछ क्लिनिकल देखते हैं। अब मैंने बोला एक पेशेंट आया, उसकी रिपोर्ट में ना जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है उसकी मात्रा जो है बढ़ गई है, उसकी रिपोर्ट में डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ गया। अब चलो यहाँ देखते हैं, मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो एक मिनट, मैंने क्या बोला, एक पेशेंट आया उसके अंदर डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ गया, मतलब कि ये वाला बिलिरुबिन जो है ना ये बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये डायरेक्ट बिलिरुबिन इस रास्ते से जा रहा होगा, यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, जिससे कि ये डायरेक्ट बिलिरुबिन यहाँ पे ना जाके आसपास के ब्लड वेसल्स में मूव ऑन कर गया, आसपास के ब्लड वेसल मूव कर गया। तो क्या वो ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाएगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ गया। ठीक है, तो इस टाइप से बिलिरुबिन का बढ़ना जॉन्डिस बोलते हैं। लेकिन ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, देखो बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया। समझ में आ रहा है, रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, किसी की रिपोर्ट के अंदर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है, चलो आ जाओ उस वापस से इस पर आ जाओ। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का मतलब क्या है कि जो ये वाला अमाउंट है, ये वाला देखो, ये बढ़ रहा है। अब ये इसका मात्रा कब बढ़ेगी, जब बहुत सारा हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीमोलाइसिस एक्सेसिव अमाउंट में होगी, है ना। तो इसलिए बोलते हैं इसको हीमोलिटिक, हीमो माने ब्लड, है ना, हीमोग्लोबिन, और लाइट में टूटना, हीमोग्लोबिन बहुत टूट रही हैं, जॉन्डिस, इसलिए बढ़ रहा है इनडायरेक्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों बढ़ रही हैं, मतलब टोटल बढ़ रहा है, बिलिरुबिन डायरेक्ट भी बढ़ रहा है और इनडायरेक्ट भी बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, आपको जो लीवर है, मान लो ये लीवर के सेल्स हैं वो डैमेज हो गए, किसी वजह से सिरोसिस वगैरह हो गया, लीवर के सेल्स डैमेज हो गए, तो आप देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वाला डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट वाला भी निकल जाएगा बाहर इससे, और ये वाला भी निकल जाएगा बाहर इससे, तो दोनों का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, बाईफेसिक बोलते हैं इसको, और क्या बोलूँगा, हिपैटिक जॉन्डिस है। तो आई होप समझ में आपको आया होगा। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हिमोलिटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस। तो अब अगर आप एलेप्टिक रिपोर्ट देखोगे और एलेप्टिक रिपोर्ट में आपने देखा कि यार टोटल तो सही है ना, डायरेक्ट भी ठीक आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट का अमाउंट बढ़ रखा है, तो हम कैसे पता, क्या बोलेंगे, अच्छा बिलिरुबिन इनडायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं हीमोलिटिक जॉन्डिस है इसकी जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा टूट रही है, तो आप डायग्नोज भी कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यार जो ये कुछ टेस्ट हैं बाइल पिगमेंट के, बाइल सॉल्ट्स के, यूरिन के अंदर पता लगाना है, ये हम कहीं ना कहीं लैब में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री लैब में। थ्योरी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट एक बार देख लो, जस्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, यही बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन को हम बाइल पिगमेंट्स बोलते हैं। इनका हम पता कैसे लगाते हैं, टेस्ट होता है, आप सबने करोगे, अगर नहीं करा तो क्या बोलते हैं इसे, बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला टेस्ट है ये, फाउस्ट टेस्ट, है ना इसमें। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, 3 ml ऑफ यूरिन लेते हैं, इसमें MgSO4 में BSC4 ये कुछ रीजन वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, अगर इसमें ग्रीन कलर आ गया, पिस्ता ग्रीन कलर आ गया, ठीक है, इसका मतलब है बाइल पिगमेंट है। ठीक है, इसको आप अप्लाई करोगे, थ्योरी एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, आप प्रैक्टिकल जाके करोगे, समझ में अच्छा आएगा आपको। ठीक है, वहाँ पे प्रिंसिपल बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे आप बेटर वे में पढ़ पाओगे, बट एक नोट्स पूरे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, ओके। अब बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट। वाइवा का क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं पूछता एग्जामिनर, तो यही पूछता है बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल दो बाइल सॉल्ट्स के, तो आप दे दोगे, बाइल पिगमेंट्स एग्जाम्पल तो आप दे दोगे। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, हम सल्फर यूरिन लेंगे 3 ml, उसमें कुछ सल्फर पाउडर डालेंगे सरफेस पे, अगर वो सल्फर पाउडर सिंक कर गया, नीचे बैठ गया, तो बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है, समझ में हमको आता है। ठीक है, अब एक होता है यूरोबिलिनोजन, प्रेजेंस इंडिकेट हीमोलिटिक जॉन्डिस। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है
कि ये वाला जो होता है यूरोबिलिनोजन, अगर ये फेसिस में बहुत मतलब यूरिन बहुत आ रहा है, यूरिन में बहुत आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से ये जो है ना आपका क्या बोल सकते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस है, मतलब कि ब्लड बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा टूट रही है, तो बहुत ज़्यादा ये भी ढंग से काम कर रहा है सब कुछ, यहाँ पे यूरोबिलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है ना, तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा टूट रही है, तो हीमोलिटिक जॉन्डिस है, नथिंग इंपॉर्टेंट क्या था यार, ये इंपॉर्टेंट था। आपसे अगर LFT अगर पूछा भी जाए एग्जाम में तो ज़रूरी नहीं है आप इसके बारे में लिखो, नहीं लिखोगे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट का नाम है ये वाला टेस्ट, देख लेना, ठीक है। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या देखा गाइस, हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा LFT में एक्सक्रीटरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ स्पेशल टेस्ट वगैरह देखेंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है ये वाला एंजाइम मार्कर्स, ठीक है, एंजाइम मार्कर्स कि ALT बढ़ा है ALP नहीं बढ़ा, तो क्या समझे हम, है ना, ALP बढ़ रखा है लेकिन GGT और 5NT जो है वो नॉर्मल है, तो क्या समझे हम लोग, लीवर डिसीज़ है या बोन डिसीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, आधे घंटे के आसपास हो चुकी होगी, ठीक है, तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट पार्ट से इसका हम इस चैप्टर को मतलब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।